नमस्कार, मैं अभिषेक। इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और हमारे देश ने 75 साल से भी ज्यादा इस डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली जिया है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे भारत के लोगों का संविधान में अटूट विश्वास और संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्शन। 1947 की आजादी के समय भारत छोटे छोटे रियासतों में बटा था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साम दाम दंड भेद से एक तो कर दिया, लेकिन इन रियासतों के दोबारा बिखरने के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। रियासतों यानी प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स केवल जमीन के टुकड़े नहीं थे, बल्कि इनके कल्चर और लैंग्वेज में भी काफी डिफरेंसेस थे। हालांकि ये अभी भी है, लेकिन नकारात्मक संबंधों की डिग्री काफी कम है। बस इन्हीं सब वजहों से राज्यों की सीमाओं का निर्धारण किया गया। अब इतने सारे राज्य हैं तो इन्हें एक रखने के लिए एक सिस्टम की जरूरत थी। ये था पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्वाभाविक रूप से मेंशन किया गया था। यानी इंडिया में एक यूनियन गवर्नमेंट होगी जो कि इन स्टेट्स को इंटीग्रेटेड रखेगी और बाहरी ताकतों यानी फॉरेन अटैक्स और स्टेट्स के बीच के विवादों को सुलझाएगी। अब इतने राज्य हैं और वो भी एक दूसरे से एकदम अलग, चाहे भाषा की बात करें या कल्चर की, तो नेचुरली सेंटर या यूनियन गवर्नमेंट को पावरफुल रखना जरूरी है, क्योंकि अगर यूनियन कमजोर होगा तो भारत फिर से छोटे राज्यों की डोमिनेंस में चला जाएगा। शायद राज्य एक दूसरे से झगड़ने भी लगे। इतिहास ऐसी परिस्थितियों के एग्जाम्पल से भरा पड़ा है। इसलिए यूनियन गवर्नमेंट इज पावरफुल इन इंडिया। सो भारत में केंद्र सरकार काफी शक्तिशाली है, लेकिन अगर यूनियन पावरफुल हो जाए तो संभावना है कि जिन राज्यों की पॉपुलेशन ज्यादा है उनके रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में ज्यादा हों और अपने कल्चर को थोपने की कोशिश करें बाकी राज्यों पर। ऑटोक्रेसी या सप्रेशन की संभावना हो सकती है, जैसे रूस के शुरुआती समय को आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं। हो सकता है हिंदी भाषी लोग चूंकि भारत में दूसरे भाषा की तुलना में ज्यादा है, तो संभावना है कि दूसरी भाषाओं को सप्रेस कर दिया जाए। हालांकि मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूं, मैं ये साफ तौर पर कह देना चाहूंगा आपको, क्योंकि इसको अन्यथा न लें। अधिक शक्तिशाली होने के कारण केंद्र दमनकारी न हो, इसके लिए संविधान बनाने वालों ने इंडिया को फेडरल रखा, यानी यूनियन अपना काम करेगी जो तय होगा और राज्य अपना नियंत्रण खुद करेगी। राज्य के सब्जेक्ट्स पर यूनियन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और यूनियन मैटर्स में राज्य की कोई अथॉरिटी नहीं होगी। हालांकि फेडरल स्टेट के कॉन्सेप्ट में राज्यों को यूनियन से बाहर जाने की अनुमति होती है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए के राज्य यदि चाहे तो वो यूएसए से बाहर निकलकर एक स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट राष्ट्र यानी नेशन बन सकते हैं, लेकिन भारत फेडरल होते हुए भी इस नियम को लागू नहीं करता। इसलिए भारत को क्वासी फेडरल कहते हैं, यानी भारत के किसी भी राज्य को भारत से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बनने की अनुमति नहीं है। कोई राज्य ऐसा करता है तो उसके गवर्नमेंट को केंद्र सरकार गवर्नर के द्वारा आर्टिकल 356 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसका इस्तेमाल कर डिसमिस कर प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकती है, और ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप यदि भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद को देखें यानी आर्टिकल, तो उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन लिखा है, ना कि फेडरेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्यों के अपने अधिकार भी सुरक्षित रहें और यूनियन गवर्नमेंट अपना कर्तव्य का अच्छे से इस्तेमाल कर सके, इसके लिए भारत के संविधान में पार्ट 11 और 12 मेंशन है। पार्ट 11 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानून बनाने की शक्तियां और इन कानूनों के एग्जीक्यूशन से संबंधित संवैधानिक नियम निहित हैं, और पार्ट 12 यानी 12 में केंद्र और राज्यों के बीच के फाइनेंशियल रिलेशन मेंशन किए गए हैं। फाइनेंशियल रिलेशंस का मतलब है टैक्स कलेक्शन, टैक्स से जुड़े सब्जेक्ट्स पर कानून बनाना एक्सेट्रा इत्यादि। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसे टैक्स को लेवी कहते हैं या लेवाई भी कहते हैं, जिसके कलेक्शन और उसके उपयोग यानी एप्रोप्रिएशन से जुड़े नियम लिखे गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट का जिक्र किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स मेंशन है जिसमें केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार है, जैसे डिफेंस, रेलवे एक्सेट्रा।
स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिसमें राज्यों के अधिकार मेंशन है, जैसे पुलिस एक्सेट्रा। और कंकरेंट लिस्ट में वो विषय हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। आप इसे डिटेल में वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। बस आज के वीडियो में मोटे तौर पर बात करते हैं। अगर इसकी डिटेल वीडियो आप चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और आज का सवाल है, क्योंकि मैंने एक सवाल की सीरीज शुरू की है ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे, तो आज का सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से राष्ट्रपति शासन लागू होता है? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 320, आर्टिकल 356, आर्टिकल 288 और आर्टिकल 102। जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। खैर, अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या शिकायत करनी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।